नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर आप पिछले जो पेपर 1 हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी पेपर हुए हैं उनको देखेंगे और आने वाले पेपर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन डायरेक्टली भी लिंक होंगे, इनडायरेक्टली भी लिंक होंगे और यहीं से बूंद बूंद करके ही जो है वो घड़ा भरेगा और उसी से जो है वो आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ चेरी फ्रूट इन द ईयर 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें वर्ष 2022-23 में चेरी जो पौधा है ना, चेरी जो फल होता है उसका उत्पादन सबसे अधिक हुआ। देखो, चेरी की अगर हम बात करें कि चेरी की प्रोडक्शन सबसे अधिक हिमाचल के कौन से जिले में हुई, ये 2022-23 का हमारे पास डाटा है। तो चेरी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली शिमला जिले में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी तरह का डाटा देखते हैं कि ऐसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन को लेकर बात करते हैं ना, तो फ्रूट की प्रोडक्शन को लेकर आपने हमेशा ही याद रखना है कि शिमला में चेरी होता है, शिमला के अलावा जो है मंडी में चेरी होता है, लाहौल स्पीति में भी थोड़ी सी एरिया में थोड़ी सी प्रोडक्शन चेरी की होती है, कुल्लू में भी प्रोडक्शन होती है, किन्नौर में भी थोड़ी प्रोडक्शन चेरी की होती है, परंतु सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होती है ना वो शिमला में होती है। बाकी जैसे ऊना, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर हो गया, चंबा हो गया, हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है चेरी की प्रोडक्शन नहीं होती। तो शिमला एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अधिक प्रोडक्शन चेरी की हिमाचल में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी को लेकर पूछा गया था कि स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो स्ट्रॉबेरी सिरमौर में आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी जो है सबसे अधिक प्रोड्यूस जो है वो होता है। और सिरमौर के अलावा हिमाचल के किस जिले में स्ट्रॉबेरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉबेरी की थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, 1 टन के बराबर आप समझ लीजिए, 1 टन प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, वो होती है कांगड़ा जिले में। कांगड़ा के अलावा कुल्लू में भी 1 टन के आसपास होती है और ऊना में भी जो है वो 1 टन के आसपास होती है, परंतु सबसे ज़्यादा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 के एग्जाम में। स्ट्रॉबेरी का, चेरी का हमने पढ़ लिया, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। आगे बोलते हैं, सूर और झोल इज़ अ लोकल ड्रिंक एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बोलते हैं सूर हो गया, झोल हो गया, ये निम्नलिखित में से किस जनजाति के स्थानीय पेय हैं। तो अगर हम बात करें, सूर हो गया, झोल हो गया, ये लोकल ड्रिंक्स हैं, लोगों के द्वारा लोकली जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये गद्दीज के द्वारा, गद्दी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनके जो है वो लोकल ड्रिंक है गद्दी ट्राइब के। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से जो है वो देख लेते हैं। देखिए, सूर हो गया, झोल हो गया, ये लोकल ड्रिंक हैं गद्दीज के। गद्दीज की अगर हम बात करते हैं तो गद्दी जो है वो अपना फूड 4 टाइम लेते हैं और इसमें जो है वो फूड को अलग अलग नाम से ये जानते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट जो होता है उसको नुहारी ये कहते हैं, ड्यूटेलो जो है वो उसको कहा जाता है, और नून में जो भोजन किया जाता है उसको कल्लेर और कल्लौर जो है वो कहा जाता है। लंच जो इनका होता है और डिनर जो होता है उसको बेली कहते हैं। इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, परंतु इस ट्राइब के बीच में ये आपने ध्यान रखना है, सूर और झोल लोकल ड्रिंक है और बाकी इनका ब्रेकफास्ट हो गया उसको क्या कहते हैं, लंच, डिनर, वो उसको भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इनके बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके बीच में दान पुन मैरिज का टाइप होता है। ये बड़े ही कॉमन टाइप की मैरिज जो है वो परफॉर्म की जाती है। घर जवानत्री एक मैरिज का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो लड़का जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो अपने फादर इन लॉ, इनके ससुर के घर में जाकर जो है वो काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि कौन सा मैरिज का टाइप होता है जिसमें ऐसा होता है, तो वो घर जवानत्री होता है, घर का जवाई बनकर वो रहता है। झिंड फूक, बराड़ फूक हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें लड़की जो होती है जिसके साथ वो प्यार करती है उसके साथ भाग जाती है, अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना शादी कर लेती है, तो इसमें झिंड फूक बराड़ फूक टाइप में ये होता है। झंझारा में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अलॉटमेंट होती है और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी एक होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ ही शादी जो है वो रिलेटिव्स के की जाती है, ये ध्यान रखना है। बट्टा सट्टा क्या होता है, बट्टा सट्टा मतलब एक्सचेंज कर लिया जाता है। बॉय जो है वो, लड़का जो है वो अपनी रियल सिस्टर या कज़न को जो है वो एक्सचेंज करता है और लड़की को ले आता है, ये जो है वो होता है। तो इस तरह से ये 5 मैरिज के टाइप प्रचलित हैं और गद्दी मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा में जो है वो पाए जाते हैं। इनके ये भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है वो होता है नवाला फेस्टिवल, आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदी नहीं है। देखो, अगर हम बात करते हैं ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, परंतु कुल्लू जिले में स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कि कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से न्यूगल जो है वो कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदी जो है वो नहीं है। अच्छा, कि न्यूगल भी ब्यास की सहायक नदी है? अगर है तो कहाँ पर है, अगर नहीं है तो किसकी सहायक नदी है, ये पता होना चाहिए। देखो, पहली बात तो ध्यान रखनी है, न्यूगल जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है, और ये ब्यास की सहायक नदी है तो ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ब्यास के साथ मिलती है? तो न्यूगल ब्यास के साथ जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है वो मिलती है। ये आपने ध्यान रखना है, ये कांगड़ा में ब्यास के साथ जो है वो जाकर मिलती है। अगर हम बात करते हैं ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, ब्यास की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें पार्वती, सैंज, तीर्थन, कुरपान, आनी आता है, जिब्बी आता है, कुड आता है, सरवारी आता है। इसके अलावा जो है ये जो हमने यहाँ पर लिखा है हुरला गोवा, ये आता है। आपने ध्यान रखना है पतली कुल्लू भी जो है ब्यास की एक सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। ये हमने स्पेसिफिक रूप से क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पढ़ा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप से जो है ये निकलती है। इसका जो वैदिक नाम आ जाता है, इसका वैदिक नाम अर्जिका आ जाता है। पूरे हिमाचल में 256 किलोमीटर जो है वो बहती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। फिर पहले ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कुल्लू के बाद ये मंडी में एंटर कर जाती है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये भजौरा के समीप एंटर करती है, और डिस्ट्रिक्ट मंडी को ये संधोल के समीप छोड़ देती है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो एंटर कर जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को भी छोड़ देती है और पंजाब में एंटर कर जाती है मीरथल नामक स्थान पर, तो वो मीरथल भी आपने ध्यान रखना है। ये मीरथल का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी गया था, तो वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, 256 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। क्या ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है? नहीं, इससे भी बड़ी नदी हिमाचल में बहने वाली है सतलुज नदी, जो कि पूरे हिमाचल में 320 किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करती है, बहती है 320 किलोमीटर, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग हुज रेन कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम नस्त टू नगर। तो बोलते हैं कि कुल्लू के उस राजा का नाम बताइए जिसके कार्यकाल के दौरान कुल्लू की राजधानी जो है वो नास्त से जो है वो शिफ्ट की गई थी और नगर में स्थापित की गई थी। कुल्लू एक इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का, और इसकी कैपिटल भी अलग अलग टाइम में जो है वो शिफ्ट हुई। अच्छा, शिफ्ट हुई, सही बात है शिफ्ट हुई, परंतु कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये नास्त से नगर को शिफ्ट की गई? तो ये थे विशुद्धपाल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कुल्लू के किस राजा के कार्यकाल के दौरान राजधानी जो था वो जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की गई थी, ध्यान रखना है नस्त जो है वो जगतसुख को ही कहते हैं, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसको लेकर कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। जगतसुख को नस्त भी कहते हैं, जगतसुख से नगर या नस्त से नगर एक ही बात है। विशुद्धपाल के कार्यकाल के दौरान जो था वो की गई थी। कुल्लू में अगर हम बात करते हैं स्थापना कुल्लू की किसने की थी, विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू की स्थापना की गई थी। कुल्लू ओल्डेस्ट रियासत है, तो रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता, राजतरंगिनी, इन सब में जो है वो कुल्लू का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखें आप। साथ में आपने ध्यान रखना है कि विहंग मणिपाल ने जब स्थापना की थी तो विहंग मणिपाल ने रियासत की राजधानी जो था वो नास्त यानी कि जगतसुख में ही जो था वो स्थापित की थी, वो भी पता होना चाहिए। विशुद्धपाल आए, इनके द्वारा राजधानी जो था वो जगतसुख से नगर में जो है वो स्थानांतरित की गई या फिर बनाई गई। आपने ये भी ध्यान रखना है, नगर इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। नगर में जो है रोरी कार्ट गैलरी भी जो है वो पड़ती है, तो रोरी कार्ट गैलरी का पूछा जाए कहाँ पर पड़ती है, पता चल गया नगर में जो है वो पड़ती है। निकोलस रोरी कहाँ के पेंटर थे? रशियन पेंटर जो था ये हुआ करते थे, वो भी ध्यान रखना है। नगर में एक मंदिर भी जो है वो आता है और माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर यहाँ पर आता है। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मैंने बड़े डिटेल से जो है उस मंदिर के आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में जो है वो आपको बताया हुआ है। चलो, ये मंदिर भी हो गया, ये सारा जो है वो हमारे पास हो गया। यहाँ से एक और बात जो इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए है वो क्या है, यहाँ से है राजा जगतसुख जो कुल्लू के राजा हुए, काफ़ी शक्तिशाली राजा कुल्लू के ये माने गए, सबसे शक्तिशाली राजा कुल्लू वंशावली में ये माने गए। औरंगजेब के द्वारा इनको जो है वो कुल्लू का राजा जो था वो कहा गया था, कुल्लू का राजा कहकर संबोधित किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो कुल्लू में जो है वो राजधानी जो नगर में स्थापित की गई थी वो सुल्तानपुर जो था वो शिफ्ट कर दी गई थी, और राजा जगत सिंह ने 1660 के आसपास की जो राजधानी जो था वो शिफ्ट की थी। अब दशहरा आपको पता है, कुल्लू का दशहरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का दशहरा जो है वो होता है, तो
दशहरे की भी बात ऐसी है यहाँ पर कि दशहरा जो है वो यहीं पर स्टार्ट हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। कैसे स्टार्ट हुआ था, देखो इनसे एक पाप हो गया था एक तरह से, और इनको कहा गया था कि अगर उस पाप से मुक्ति पानी है तो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो लाई जाए। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए कहा गया था, तो इन्होंने 1653 में दामोदर दास एक ब्राह्मण होता था, उसको अयोध्या भेजा था कि भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आए, और वो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति भी लेकर आए थे। और राजा ने जो था वो राजपाट फिर बाद में चलकर भगवान रघुनाथ जी को ही जो था वो सौंप दिया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारा आपने यहाँ से डिटेल में जान लिया। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 1653 का क्वेश्चन बनेगा, 1660 का क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है जी। और कैपिटल कहाँ से लेकर कहाँ को शिफ्ट हुई, किसने शिफ्ट की, कब शिफ्ट की, वो भी पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेंटा रोजा एंड मैरीकोजा आर वेराइटीज़ ऑफ। तो बोलते हैं सेंटा रोजा और मैरीकोजा किसकी वेराइटीज़ है। देखिए सेंटा रोजा हो गया, मैरीकोजा हो गया, ये प्लम की वेराइटीज़ हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्लम की बात हो रही है तो प्लम जो है वो कौन सी वैली में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया 2022-23 के दौरान। तो 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर हम प्लम की बात करें तो प्लम सबसे अधिक जो है वो प्रोड्यूस किया गया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे अधिक ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो था वो प्रोड्यूस किया गया। सबसे कम कहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, लाहौल स्पीति में जो है वो सबसे कम इसकी प्रोडक्शन जो था वो हुई थी। लाहौल स्पीति के बाद सबसे कम किन्नौर में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे अधिक कुल्लू में हुई थी। तो कुल्लू के बाद दूसरे नंबर पर जो था वो सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पर हुई थी, तो कुल्लू के बाद दूसरे नंबर पर जो था वो सबसे अधिक प्रोडक्शन सोलन में जो था वो प्लम की हुई थी। ये आपने नोट करनी है बातें। प्लम का पता चल गया, इसकी वेराइटीज़ का पता चल गया। एक एग्जाम में कीवी की वैरायटीज़ पूछी गई थी। कीवी की वैरायटीज़ में जो है वो एक एल्सन आता है, ये आपने ध्यान रखना है, ये कीवी की वैरायटीज़ है। इसके अलावा एक एबॉट इसकी वैरायटी है, ये आपने ध्यान रखना है। एबॉट कीवी की वैरायटी है, ये भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा कॉमन वैरायटीज़ जो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, जैसे कि पोटैटो की हो गई, अप टू डेट पोटैटो की वैरायटी है। कुफरी जीवन हो गई, कुफरी चंद्रमुखी हो गई, कुफरी अलंकार हो गई, कुफरी जवाहर हो गई, ये जो है वो पोटैटो की वैरायटीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं व्हीट यानी कि गेहूँ की वैरायटीज़ में जो है कौन कौन सी जाती हैं, एक RR21 जो है गेहूं की वैरायटी है। कल्याण सोना गेहूं की वैरायटी है। सोनालिका गेहूं की वैरायटी है, और भी बहुत सारी हैं। आजकल मक्का जो है वो उगाया गया है, यानी कि मेज आजकल उगाया गया है। तो मेज की वैरायटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं, एक हिम 123 करके मेज की वैरायटी है, ये आपने ध्यान रखना है। एक विजय आमेर जो है वो इसकी वैरायटी है। BL78 जो है वो इसकी वैरायटी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है वो अलग अलग वैरायटीज़ इसकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थरोज प्रिंसली स्टेट। तो ये जो थरोज प्रिंसली स्टेट था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें थरोज प्रिंसली स्टेट की, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो प्रिंसली स्टेट इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब HPSSC पेपर करवाता था तो वो भी क्वेश्चन पूछता था। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। आंसर पता होगा तो हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। थरोज की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले तो हम राजा किशन सिंह के बारे में जो है जान लेते हैं, राजा किशन सिंह के बारे में या फिर थरोज के बारे में। थरोज की स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा की गई थी। सिसोदिया राजपूत थे ये, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 15वीं सेंचुरी में जो है उसकी स्थापना की गई थी। जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था तो थरोज के जो शासक थे वो करम सिंह हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। 1941 में इसको जो है वो जुब्बल के साथ जो था वो मिला दिया गया, परंतु 1943 में इसको सनद के रूप में जो था वो दे दिया गया था। रणजीत सिंह जो कि सन ऑफ करम सिंह था, उनको जो था वो दे दिया गया था। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो 16 अप्रैल 1948 को थरोज जो है वो चौपाल में मर्ज हो गया था और ये हिमाचल का भाग जो था वो बन गया था। ठीक है जी। ये थरोज के बारे में पूरी की पूरी इसका इतिहास हो गया। अगर हम इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था बलसन, तो अलग सिंह के द्वारा बलसन की स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है भागल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, अजय देव के द्वारा भागल की स्थापना की गई है। गुलेर की स्थापना किसने की है, हरिचंद ने गुलेर की स्थापना की है। दत्तारपुर की स्थापना किसने की है, दत्तारचंद ने दत्तारपुर की स्थापना की है। दारकोटी की स्थापना किसने की है, दुर्गा सिंह ने की है। धामी की स्थापना किसने की है, धामी की स्थापना गोविंद पाल ने की है। जुब्बल की स्थापना किसने की है, करणचंद थे जिन्होंने जुब्बल की स्थापना की थी, वो ध्यान रखना है। रतेश की स्थापना किसने की थी, राम सिंह ने रतेश की स्थापना की थी।
ठियोग की स्थापना किसने की थी? ठियोग की स्थापना जयचंद के द्वारा की गई थी। और भगाट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बसंत पॉल के द्वारा भगाट की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट रियासतें, इनके संस्थापक आपने ध्यान रखने हैं। मिशन एलाइड में कुछ टाइम तक कंटिन्यूटी में हम रियासतों को जो है वो रिवाइज करेंगे और ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, इनके संस्थापक याद हो जाएंगे। बस एक बार रट्टा मार लिया ना इनको तो नहीं भूलते फिर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं गॉर्डन कैसल नाउ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन शिमला वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? शिमला में जो गॉर्डन कैसल है अभी जहाँ पर महालेखाकार कार्यालय है, इसका निर्माण कब किया गया था? शिमला में है ये गॉर्डन कैसल बिल्डिंग और इसका निर्माण 1904 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शिमला की बिल्डिंग्स के बारे में एक नया क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर सीधे पक्के यहाँ से हो जाते हैं, उनको रिवाइज करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो देखो एलाइड सर्विसेज के लिए धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जा रहा है। तो पहले ही एग्ज़ाम 2-3 सालों के बाद आया है, इसके बाद कब होगा, कैसे होगा, क्या कंपटीशन रहेगा, कोई पता नहीं। तो अभी मौका है, अभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज़ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सीखने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज़ को। अब हम शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए जी शिमला की बिल्डिंग के बारे में। शिमला में जो है रोशनी कैसल बिल्डिंग है, 1838 में ये बनी थी। A.O. ह्यूम यहाँ पर रहते थे, इनके मन में यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901 से 1904 के बीच में बनी, नियो गोथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है। अभी यहाँ पर AG ऑफिस यानी कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी जो है वो शिमला में स्थित है, 1882 में ये बनी। कॉनी कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास, इसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, 1850 के आसपास ये बना था। प्रेजेंटली जहाँ पर कमांडर हाउस है उसको आर्ट्रैक कहते हैं। आर्ट्रैक का जो प्रेजेंटली कमांडर हाउस है उसको रिट्रीट कहते हैं। वाइस रेगल लॉज जो 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था, 1965 में जो है इसको जो है राधा कृष्णन, जो उस टाइम डॉक्टर राधा कृष्णन थे, उनके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। पंजाब का हाई कोर्ट पहले यहाँ पर हुआ करता था हिमाचल में, उसको शिमला से जो है वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया 1955 में, वो भी ध्यान रखना है। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 को की गई थी। इस बिल्डिंग का नाम फेयरलॉन्स बिल्डिंग है। ये R. डिक्सन के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट शिमला की बिल्डिंग्स के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी अलग अलग टाइम्स में हम अलग अलग बिल्डिंग्स को रिवाइज करते रहते हैं ताकि वो भूले ना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अप्रैल और एंड ऑफ विंटर? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अप्रैल महीने में या फिर सर्दियों के अंत में मनाया जाता है? तो इनमें से थॉन फेस्टिवल है एक, ऑप्शन ए सही आंसर। ये थॉन फेस्टिवल अप्रैल में या सर्दियों के अंत में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखेंगे, थॉन फेस्टिवल अप्रैल या फिर एंड ऑफ विंटर में ये होता है। ये वे भी एक फेस्टिवल है। ये जो है वो इन विच भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं उनकी पूजा की जाती है। जो ओल्ड मैन एंड वुमेन होते हैं वो जून के महीने में जो है वो इस पूजा को परफॉर्म करते हैं। लोसर फेस्टिवल है। लोसर जो है वो उसको हालदा फेस्टिवल भी कहते हैं। लाहौल रीजन में मनाया जाता है। तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में ये मनाया जाता है और ये फेस्टिवल फरवरी के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर लास्ट टाइम के कुछ फेयर फेस्टिवल हैं जो इससे पिछले मिशन एलाइड में हमने रिवाइज किए थे, उनको भी देख लीजिए। लच्छांग फेस्टिवल एक हो गया। लच्छांग फेस्टिवल जो है वो विंटर सीजन के वेलकम के लिए जो है मनाया जाता है। लोकल देवता की पूजा यहाँ पर की जाती है। एक ग्यागो फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल जो है वो फेयरवेल होती है ओल्ड ईयर को और नए ईयर का ये स्वागत होता है। दिसंबर के एंड में ये मनाया जाता है। एक बिंगर सेलिब्रेशन यहाँ पर होती है। जब भी कोई लड़का पैदा होता है किसी के घर में तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली लड़की कहीं पर पैदा होती है तब ये भिंगर सेलिब्रेशन होती है। लदराचा फेस्टिवल की बात करें तो लदराचा फेस्टिवल जो है वो एनुअल फेयर है यहाँ का एक, जो कि किब्बर गांव में मुख्य रूप से मनाया जाता है। जुलाई के महीने में जो है ये मनाया जाता है लदराचा मेला। तो ये आप सारे फेयर फेस्टिवल लाहौल के याद रखना, लाहौल स्पीति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश ओवर द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम द रिवर्स फ्रॉम द
फॉलोइंग, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में नदियों से उत्पन्न जल विद्युत पर नियंत्रण की पहचान कीजिए। हिमाचल में जो नदियां बहती हैं उनके ऊपर हिमाचल का कितना नियंत्रण है उसकी बात करिए, कितना नियंत्रण है। देखो हिमाचल में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें 7.6% जो है वो हिमाचल के कंट्रोल में है, हिमाचल गवर्नमेंट के कंट्रोल है। ऑप्शन डी सही आंसर है। पूरी बात क्या है वो अभी आप समझ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश देखो बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और अबाउट 25% ऑफ नेशनल पोटेंशियल, यानी कि अगर पूरे इंडिया में 100% प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो 25% तो अकेला हिमाचल ही कर देता है। 24,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है, ये इसकी इतनी कैपेसिटी है मतलब। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें से जो है वो 11,209 जो है वो हार्नेस की जाती है और इसमें से 7.6% जो है वो कंट्रोल में है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और बाकी की जो बच जाती है वो एक्सप्लॉइट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपने। 11,209 हार्नेसेबल है जिसको हार्नेस करते हैं और उसमें से 7.6% जो है वो हिमाचल के कंट्रोल में है, बाकी की जो बच जाती है वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्सप्लॉइट की जाती है। ये ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है, अभी भी क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। पिछले HAS के अलाइड के पेपर उठा के देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी तरह से तैयारी कीजिए जो पैटर्न फॉलो किया जाता है और हम उसी तरह से जो है वो आपको चीज़ों को याद करवाने की बार बार कोशिश करते हैं। यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं और उस टाइम डेफिनेटली आपको याद आता होगा कि ये हमने पढ़ा है और सही भी टिक करते होंगे अगर अच्छे से आपने पढ़ा है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक टीबी यूनिट्स इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। 2023-24 के दौरान पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो ब्लॉक टीबी इकाइयां हैं वो कितनी हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में जो ब्लॉक लेवल पर टीबी यूनिट हैं वो कितने हैं, आपने ध्यान रखना है। वो है 77। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये आंकड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। सीधा 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। इस तरह का डाटा हमारे पास थोड़ा सा और भी अवेलेबल है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि देखो स्टेट में हिमाचल प्रदेश में जो है वो टीबी सैनिटोरियम जो है वो 1 है, जो स्टेट टीबी सैनिटोरियम है वो 1 है। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेल जो है वो 12 है, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, तो डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेल जो है वो 12 है। ब्लॉक टीबी यूनिट जो है वो 77 है। स्टेट टीबी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 1 है और टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतनी सी बात आप समझ जाएंगे। तो स्टेट टीबी ट्रेनिंग सेंटर 1 है। हमने लास्ट टाइम कुछ हॉस्पिटल्स भी पढ़े थे, इससे पहले का जो पार्ट है मिशन एलाइड का उसमें हमने हॉस्पिटल्स भी रिवाइज़ किए थे, एक बार उनको फिर से रिवाइज़ करते हैं। हिमाचल में जो हॉस्पिटल का आंकड़ा है वो क्या है, 115 सिविल हॉस्पिटल जो है वो हिमाचल में है, ये ध्यान रखना है आपने। इसमें से जो है वो 104 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये पता होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो हिमाचल में है। और ESI सिविल डिस्पेंसरीज़ की अगर हम बात करें तो ये 16 ESI सिविल डिस्पेंसरीज जो हैं वो हैं, ये पता होना चाहिए। हेल्थ सब सेंटर्स की बात करते हैं तो 2114 ये हेल्थ सब सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है आपके लिए कि क्या क्या चीज़ें कितनी हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल 115 है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 104 है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 580 हैं, 16 जो हैं वो ESI सिविल डिस्पेंसरी हैं, 2114 जो हैं वो हेल्थ सब सेंटर हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने रिवाइज़ कर लिया, दूसरी बार रिवाइज़ किया। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अगेंस्ट विच राजा ऑफ कांगड़ा, जिसको नगरकोट भी कहते हैं, डिड मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटेक अ कैंपेन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के किस राजा के विरुद्ध अभियान किया था। मिशन एलाइड के लास्ट पार्ट में ये हमने पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।